केंद्र सरकार के 9 साल पूरा हो चुके हैं और ऐसे में बीजेपी पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम कर रही है और उसमें बड़े नेताओं की ड्यूटी भी लगी है और जो लोगों के बीच जा रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और इसमें जो केंद्र ने 9 साल में बड़े काम किए हैं उनको जनता को बता रहे हैं। किस तरह के रहे 9 साल, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, 9 साल पूरा हुए हैं, आप भी अलग अलग स्थानों पर दौरे पर जा रहे हैं। केंद्र की 9 सालों को कैसे देखें? हालांकि कांग्रेस इस पर जो है सियासत भी कर रही है, कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लग रहे हैं कि अच्छे साल नहीं रहे, ये 9 साल में अच्छा काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। क्या कहेंगे? देखिए, 9 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए बहुत बेहतर रहे हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात कहें तो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती थी भारत के अंदर, वो प्रोजेक्ट्स भारत के अंदर बन करके तैयार हुए, समर्पित हुए देश के लिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम 9 साल का हम जिक्र कर रहे हैं तो हमको थोड़ा जिक्र पुराना जो पूरे में सरकार रही 10 वर्ष, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार, और उस सरकार के दौरान भारत की क्या स्थिति थी। भ्रष्टाचार के नाते भारत पूरे विश्व में बदनाम था। लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं भी पहचान नहीं थी। भारत का सम्मान कुछ देशों ने करना छोड़ दिया था और बहुत अपमानजनक स्थिति में भारत को वो दौर देखने को मिला है। और आज इस बात को अगर हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि किस प्रकार से मजबूत हुई है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे मजबूत नेता के रूप में जाने ही नहीं जाते हैं, लेकिन माने भी जाते हैं। और अभी हाल ही में देखा आपने, अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि आपकी लोकप्रियता को देख करके, आपके सारे काम करने के तौर तरीके को देख करके मेरा भी मन करता है ऑटोग्राफ लेने का। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उनको मोदी इज़ द बॉस, यानी कि उनके लिए ये इस प्रकार से कहना, और जाकर के एक देश में जाकर के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर भारत की संस्कृति के अनुरूप मोदी जी के पांव छू करके उनका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक बात है कि देश की पहचान, देश का सम्मान ऊंचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कहीं से कहीं पहुंचा है, आगे बढ़ा है, लगातार आगे बढ़ा है, मजबूत हुआ है। और दूसरी बात, भारत आज दुनिया की 5th इकॉनमी है। जहां 11वें 12वें नंबर पर हुआ करते थे, हम आज 5वें नंबर पर हैं। इकोनॉमी इम्प्रूव हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। आप देखिए 4 लेन नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी के हिसाब से आप देखिए, इन 9 वर्षों में 47 एयरपोर्ट भारत की धरती पर बन करके तैयार होना और देश के लिए समर्पित करना, ये छोटा विषय है क्या? वंदे भारत जैसी बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन देश के अंदर, आज 20 ट्रेनें लगभग भारत के अंदर वंदे भारत की चल पड़ी, वर्ल्ड क्लास सुविधा के साथ। और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, जहां पूरे देश भर में बहुत कम होते थे, आज उसका नंबर बहुत बड़ा है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े। तो ऐसे में निश्चित रूप से हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। अटल टनल रोहतांग बन करके तैयार होना, देश के लिए समर्पित करना, बर्क ड्रग फार्मा पार्क भारत में 3 मिले, एक हिमाचल को मिलना एक बहुत बड़ी बात है। मेडिकल डिवाइस पार्क भारत में 3 मिले और 3 हुए तो एक उसमें हिमाचल प्रदेश को मिलना। और उसी तरह से आप रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आज 41,000 करोड़ के 4 लेन्स के प्रोजेक्ट्स हमारे ऑनगोइंग जो हैं हिमाचल के अंदर चल रहे हैं। इस बात को अनुभव करना चाहिए। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रहा। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ज़मीन पर शिलान्यास से लेकर के उसका उद्घाटन करके समर्पित कर दिया, बहुत बड़ा एक योगदान। पीजीआई सैटेलाइट का काम ऊना में चल रहा है। 3 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश को मिलना,
तो बहुत सारी चीज़ें हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश को, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, कांग्रेस किसी भी कार्यकाल का वक्त निकालें, वो जिक्र करें कि उनकी सरकार के दौरान इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश को मिला है। और इसलिए पार्टी ने तय किया पूरे देश भर में 9 वर्ष का जो बहुत स्वर्णिम कार्यकाल मोदी जी का पूर्ण हुआ है और हम दशक की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि 10 साल पूरा करने की दिशा में अब प्रवेश कर चुके हैं। और आने वाले समय में एक दशक में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश में बने, उस सारी चीज़ के लिए पार्टी का संगठन मोदी जी की उन योजनाओं को, मोदी जी की उपलब्धियों को नीचे तक पहुंचाने के लिए काम करने के लिए लगा हुआ है। सर, जो कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे है, 4 लेन है, उसका उद्घाटन भी होना है, तो क्या उसको लेकर भी कोई कार्यक्रम तय हुआ है? कब तक इसका उद्घाटन होगा? क्या प्रधानमंत्री आएंगे या किस तरह से करेंगे उद्घाटन? देखिए, जहाँ तक कीरतपुर मनाली का जो पोर्शन, 2 पोर्शन उसमें उद्घाटन के लिए तैयार हो गए हैं लगभग, और उसकी रिपोर्ट भी जा चुकी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मंडी से जहां 5 घंटे का समय लगता था चंडीगढ़ पहुंचने के लिए, अब 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। टनल्स बनकर के तैयार हुई है और उसी तरह से पंडोह से आगे टकोली तक जो टनल्स बननी थी वो बनकर के तैयार हुई। 2 टनल बनने को तैयार हैं, अभी कुछ पोर्शन तैयार होने को हैं अभी, लेकिन लगभग 8,000 करोड़ के ये दोनों जो पार्ट जो है 4 लेन के जो बनकर के तैयार हुए, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि वो आए और इनको समर्पित करें। और इसे टूरिज़्म के क्षेत्र में, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारी मनाली और लाहौल स्पीति, सारा कुल्लू, ये सारा बहुत बेहतर ढंग से कनेक्ट करने के लिए हमको सुविधा मिली है। सर, प्रदेश की बात करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक आरोप है, बार बार वो मंच से भी कहते हैं कि कर्ज में डुबोने वाली बीजेपी सरकारें रही है। उन्होंने 75,000 करोड़ का कर्ज जो है आपकी सरकार पर भी आरोप लगाते हैं। पिछले कल एक प्रेजेंटेशन कैबिनेट में हुई कि जो है प्रदेश डेफिसिट में चला गया है 1,000 करोड़ के। इसको किस तरह से आप देखते हैं? लोन से भी उसको पूरा किया जाएगा, फिर भी घाटे में प्रदेश है, इसको किस तरह से देखते हैं इस बयान को भी, और ये जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है? देखिए, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूँ, सरकार बनी है, अब आगे काम करें। अब पीछे का रोना रो करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और इसमें विशेष तौर से लोन हम ही ने नहीं लिया, वीरभद्र सिंह जी की सरकार रही, हमेशा लोन लेते रहे, और पूरे में और भी जो मुख्यमंत्री रहे सब ने लोन लिया है। और उनको इस बात को समझना होगा, जहां हमने 2 वर्ष में लगभग 5,000 करोड़ लोन लिया था शुरू के दौर में, वहां इनने 3 महीने में 6,000 करोड़ ले लिया, और 3 महीने के बाद अब 6 महीने होने जा रहे हैं तो 1,000 करोड़ और ले रहे हैं, यानी कि 7,000 करोड़ ये ऋण ले चुके हैं। और दूसरी बात, आज अखबार में भी मैं देख रहा था कि 1,000 करोड़ रुपीस का ओवरड्राफ्ट हो गया, और 1,000 करोड़ का ओवरड्राफ्ट होने के बाद स्थिति ये आ गई कि आने वाले समय में अब वक्त ये आ गया कि ट्रेजरी बंद हो जाएगी, कर्मचारी को तनख्वाह देने की कठिनाई आ जाएगी। ये सारी चीज़ें अगर हुई हैं तो उसके लिए एक सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत 93 से शुरू हुई थी। ये लोन की एक्सेस लोनिंग करना, अंधाधुंध लोनिंग की शुरुआत हुई थी, और उस सारी चीज़ के लिए अब दोष देना बंद करें। सरकार कैसे चला सकते हैं, विकास कैसे कर सकते हैं, आज इस बात पर उनको सोचना चाहिए। अब उनकी जिम्मेवारी, वो मुख्यमंत्री है। और हिमाचल प्रदेश में आज जहाँ भी जा रहे हैं सब जगह एक ही चीज़ को लेकर के सुनने के लिए आवाज़ आती है, काम बंद पड़ा है, पुल का काम लगा था बंद पड़ा है, सड़क का काम चला हुआ था बंद पड़ा है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम चला हुआ था बंद पड़ा है, स्कूल के भवन का काम बंद पड़ा है। तो सब जगह बंद बंद बंद, ये एक आवाज़ सब जगह से आ रही है। और हम उनको कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा मान रहे हैं कि भाई हमने लोन लिया तो आप मत लीजिए, बिना लोन के चलाइए। अब हमारा मार्गदर्शन, हमको दोष देने का कोई अभिप्राय बनता नहीं आज की तारीख में। आप सरकार में हैं और आप
सरकार चला रहे हैं। सरकार में अगर उनको लगता है कि बिना लोन के हम चला सकते हैं तो चलाइए ना, कौन मना कर रहा है। हमने अगर लोन लेकर के गलत किया है, लाइबिलिटी सारी क्रिएट की हुई इनकी थी, उनको क्लियर करना हमारी जिम्मेवारी थी। जो लोन लिया उसकी किस्त अदा करना, जो लोन लिया उसका ब्याज अदा करना, ये हमारी सरकार की व्यवस्था थी, मजबूरी थी, हमको वो करना पड़ा। और ऐसे में अगर इनको ये लग रहा है कि वो बिना लोन के काम ले सकते, हमने गलत काम किया, तो मत लीजिए लोन ना। तो लोन ना लें और सरकार को चलाएं, काम करें, लोगों के साथ जो आपने जो गारंटियां दे रखी है उनको पूरा करिए। दिल्ली जाकर के हमारे नेताओं को मिल करके आते हैं और शिमला आकर के जो सरकार, केंद्र सरकार के मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, ये कहाँ तक उचित होगा। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है आप केंद्र में प्रदेश का जो पक्ष रखना है, ये परिस्थिति है जो उस सारी चीज़ को आपने रखना है वो तो रखिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा अब सोचिए कि आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे चलना है। जो हालात वर्तमान में आर्थिक रूप से हिमाचल के हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, वो सारी चीज़ को लेकर के अब लोगों के बीच में जवाबदेही उनकी है, हमारी नहीं है। उनको जवाब देना होगा। और जिस प्रकार की सरकार के 6 महीने बीते हैं और उसमें सारी चीज़ें तार तार हो गई हैं। व्यवस्था के नाम पर बातें होती है, लेकिन अव्यवस्थाओं का दौर चरम सीमा पर है। इनके सीपीएस जा करके इंडस्ट्री में सीधे घुस करके दादागिरी कर रहे हैं, वहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट दहशत के माहौल में आज की तारीख में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ये कह रहे हैं कि हिमाचल छोड़ने की नौबत आ गई हमको। ये परिस्थिति 6 महीने में पैदा क्यों हुई है? हमारी सरकार के दौरान तो हम तो इन्वेस्टर्स को हमेशा हिमाचल प्रदेश में बुलाने में और उनको बुलाने के साथ साथ उनकी मदद करने के लिए हमने काम किया। प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट आया और आज इंडस्ट्री जो है हिमाचल को छोड़ने के लिए विवश हो रही है। बहुत सारी इंडस्ट्री ने मन बना लिया है, बहुत सारी इंडस्ट्री ने तय कर दिया है वो जाने का यहाँ हिमाचल प्रदेश से, क्योंकि ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते, उनका बड़ा साफ कहना है। सर आज क्योंकि इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि उनका बयान इसमें आया है कि जो पूर्व सरकार थी उस वक्त जो इन्वेस्टर मीट हुई थी उसमें प्रोजेक्ट्स धरातल पर नहीं उतरे हैं और अब उन पेंडेंसी पर हम काम कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें प्रदेश का हिस्सा कम किया गया है पूर्व सरकार की तरफ से। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने इनिशिएटिव लिया प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की, प्राइम मिनिस्टर उसमें आए और इनिशिएटिव लिया। हमने 13,500 करोड़ की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग किया। अमित शाह जी और आदरणीय नड्डा जी उस वक्त रहे और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग हमने 28,000 करोड़ की। हमारे लिए हाँ कठिनाई ज़रूर आई क्योंकि बीच में 2 साल कोविड का दौर आया और कोविड के उस दौर ने पूरे देश के, पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, बाधित हुई है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी वो स्थिति रही है। और अगर हमने वो सारे इनिशिएटिव लिए हैं, आज वो सारी औपचारिकताओं का दौर पूरा होने के बाद कुछ एक प्रोजेक्ट जो ज़मीन पर उतरने हैं उनको उतारने का काम इनको करना चाहिए। उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है कि उनको करना ही चाहिए। वो केंद्र पर भी आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल को सहायता मिलती थी वो बस कटौती लगाई गई है। एक तो कर्ज की लिमिट कम की गई है, उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी जो है कैप लगा दी गई है कि उससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार के हर प्रदेश को पैसा देने, प्रोजेक्ट देने के लिए फॉर्मूलास रहते हैं और उन फार्मूलाज के मुताबिक हर प्रदेश के लिए जो उनका हिस्से का बनता है उसको देते हैं, कभी बंद नहीं करते। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो हिमाचल प्रदेश को दिया ही दिया है, इनकी सरकार के दौरान भी दिया। इस बात को उनको महसूस करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जहाँ ये बार बार इस बात को कह रहे हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, जो भी ग्रांट हिमाचल के लिए निर्धारित थी सब की सब ग्रांट के अंतर्गत पैसा दिया जा रहा है, ना रोका है, ना रोकने की बात हुई। लोन की लिमिट को बात करके एक बात जरूर आई है, ध्यान में आई है कि लोन की लिमिट को रिस्ट्रिक्ट करने की बात कही है, तो ये केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों को किया है
कि अंधाधुंध लोनिंग करने के बाद परिस्थिति प्रदेश की ऐसी स्थिति बन जाएगी, वो आर्थिक दृष्टि से खराब हालात बनेंगे। और एक प्रदेश के लिए सभी, आप आंध्र के हालात देखिए क्या स्थिति है वहाँ। आज की तारीख में जिस प्रकार की सैलरी जो है वो जाकर के महीने के अंतिम सप्ताह में मिल रही है, अंतिम दिनों में मिल पा रही है। और हिमाचल प्रदेश में भी वो स्थिति आने की लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा देर है, अगर इस तरह से इनका काम करने का तौर तरीका रहा। अब CPS बना दिए, दूसरी सारी चीज़ें कर दी, ये कि अब ये रोक लगाने की बातें तो कह रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से व्यवस्था परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, तो व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करिए, खुद से करिए ना। ये मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। सर, अंतिम सवाल, लोकसभा चुनाव हैं अगले साल, कितना तैयार है बीजेपी और किस तरह से अब आगे प्रदेश में भी गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि 4 सीटें हैं, उसमें 3 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास ही हैं। मुझे देखो सिर्फ इतने कहना है कि कुछ अभी बहुत जल्दी कहना है, लेकिन 2014 में जब वीरभद्र सिंह जी थे, नई सरकार बनी थी, चुनाव हुआ तो 4 सीटें भाजपा ने जीती, और यहाँ तक कि उनकी धर्मपत्नी भी चुनाव लड़ी थी, वो भी चुनाव हार गई थी। 2019 में भी हमने 4 सीटें जीती, और जिस प्रकार से पूरे देश भर में नरेंद्र भाई मोदी जी को समर्थन देने और सहयोग देने की बात आती है, 2024 में भी यही होगा। 4 सीटें जीतेंगे और बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। बिल्कुल, 2024 में 4 सीटों को बहुमत के साथ जीतेंगे, ये दावा किया है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। और साथ में जो केंद्र के 9 साल हैं उनको बेहतरीन करार दिया और कहा कि दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम ऊंचा किया है और दुनिया जो है प्रधानमंत्री को अब मान रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।